हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं पिछले पार्ट में, कि आयनिक कंपाउंड्स हम बनाते हैं तो एक कैटायन से एक एनायन से रिएक्शन करता है, कैटायन इलेक्ट्रॉन देता है किसको, एनायन को, और तब जाके आयनिक कंपाउंड बनते हैं, है ना। तो उन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब थ्योरेटिकल पेपर होगा तो इसमें क्वेश्चन 100% आने का चांस है बोर्ड में, ठीक है ना। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। रात के बज रहे हैं 1:30 और मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए, सो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बने होते हैं। जब एक कैटायन एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को खींचता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी इसी को डेडिकेटेड है, आप पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, काफ़ी हार्ड होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। किसी भी आयनिक कंपाउंड, जैसे कि मैंने NaCl का एग्जांपल लिया, तो इसमें जो Na है उस पर चार्ज है +1 और Cl पे चार्ज है -1। इन दोनों में जो अट्रैक्शन होगा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हार्ड सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही आपको नेचर में मिलेंगे, राइट। दूसरा, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो काफ़ी टाइटली पैक है उसको पिघलाना मुश्किल है ना यार, उसको बहुत ज़्यादा हीट दोगे तब जाके उसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और वो मॉल्टन स्टेट में आएगा। दैट्स वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई। रीज़न कोई पूछे तो क्या लिखेंगे, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये याद करने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ी बात नहीं सीखनी है। आप सब जानते हैं कि NaCl नमक को पानी में मिला सकते हैं, ये हिंट याद रखना, नमक को पानी में मिला सकते हैं। NaCl नमक है और वो एक आयनिक कंपाउंड है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, इनमें सॉल्युबल नहीं होते। पेट्रोल में या केरोसिन में कभी भी NaCl नहीं मिक्स होगा, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। आयनिक कंपाउंड्स कभी भी सॉलिड फॉर्म में, अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है, वो मूव नहीं कर सकते, काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे तो करंट भी कंडक्ट नहीं होगा सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड्स को आप वाटर में ऐड कर दो, एक्वस बना दो, एक्वस, या फिर उसको मोल्टन स्टेट में ले आओ, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक्वस स्टेट में और मोल्टन स्टेट में बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आपसे पूछा जाएगा कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्टर होते हैं या नहीं होते, तो आप कहेंगे कि पहले उनका स्टेट बताइए। अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो वो होगा इंसुलेटर, लेकिन अगर वो एक्वस और मोल्टन स्टेट में है तो वो होगा कंडक्टर, ठीक है। क्योंकि मोल्टन और एक्वस स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अलाउ हो जाता है, ठीक है। चलिए, एंड द लास्ट पॉइंट, दे आर ब्रिटल इन नेचर। उनको अगर आप हिट करोगे तो वो शीट नहीं बनेगा, वो बिखर जाएगा। दे आर ब्रिटल इन नेचर। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनाइज्ड नोट्स में दे रहा हूँ इस चैनल पर। ऑर्गेनाइज्ड नोट्स हर चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का आप नोट्स निकाल, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको उसका एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज नोट्स मिलेगा। एक एक लाइन नोट करेंगे, मेहनत लगेगा, मुझे वीडियो बनाने में मेहनत लग रही है, आपको इसको पढ़ने में मेहनत लगेगा, ठीक है ना। और रिटर्न सबको मिलता है। मैं फिर से बोलता हूँ, मेहनत करोगे रिटर्न सबको मिलेगा, ठीक है। चाहे वो मैं मेहनत करूँ चाहे आप मेहनत करो, रिटर्न मिलना ही मिलना है, वो कहीं नहीं जा रहा आपका, है ना। तो उस रिटर्न पे काम करते रहो। चलिए, अब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स पे, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ मेटल जो है अभी 2021 सिलेबस में हटा दिया गया है, लेकिन ये वीडियो चूँकि मैं एवरग्रीन बना रहा हूँ, हमेशा के लिए बना रहा हूँ, तो उसमें आपको ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। अकरेंस ऑफ मेटल ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है, बट कोविड की वजह से 2 साल से इसको काउंट नहीं किया जा रहा है। बट वी विल स्टार्ट विथ अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस का मतलब क्या होता है
कि नेचर में मेटल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, राइट। तो ये भी देखो पॉइंट वाइज ऑर्गेनाइज लिखा हुआ, मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। अर्थ क्रस्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल। सबसे ज़्यादा मेटल्स कहाँ मिलते हैं, तो आंसर है अर्थ के क्रस्ट में। अर्थ का क्रस्ट ही जो है वो मेटल्स को पाने का सबसे बड़ा सोर्स है। उसके अलावा जो सी वाटर है, समुद्र का पानी, वहाँ भी कुछ सॉल्ट्स के फॉर्म में मेटल्स होते हैं। जैसे कि अगर समुद्र में NaCl है तो कहीं ना कहीं Na है कि नहीं उसके अंदर, बिल्कुल है। अगर समुद्र में MgCl2 है वाटर में मिला हुआ तो वहाँ Mg तो है। इसी तरीके से कुछ मेटल्स जो हैं वो समुद्र में डिज़ोल्व्ड सॉल्ट के फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन जो मेजर सोर्स है जिसको कहा जाए वो अर्थ का क्रस्ट है मेटल्स के लिए, ठीक है। चलिए ये तो अकरेंस हो गया। अब 2-3 टर्म्स हमें सीखने हैं इसमें, जिसमें से कि पहला टर्म है कि मिनरल्स क्या होते हैं, व्हाट आर मिनरल्स। आपने SST में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा मिनरल्स क्या होते हैं। मैंने भी एक डेफिनेशन लिख रखा है मिनरल्स का, बताता हूँ क्या होता है। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में बना हुआ है, अकर्ड है, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो नेचुरली अकरिंग है और अर्थ क्रस्ट में है, दे मे बी एलिमेंट, दे मे बी कंपाउंड्स, राइट, दे आर नोन एज मिनरल्स। अब बताती है कि ओर्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जिन मिनरल्स से आप प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उन्हीं को ओर्स कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल समझिए कि मान लो एक 1 लाख kg का मिनरल मिला, ठीक है, लेकिन वो अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर या मान लो कि 200 किलोमीटर अंदर है, वही बहुत बोल दिया मैंने, 200 किलोमीटर अंदर है अर्थ क्रस्ट से। अब बताइए उतने बड़े मिनरल को, ठीक है, वहाँ मिला तो, लेकिन क्या उसको निकालना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा? आंसर है नो, क्योंकि वहाँ तक ड्रिलिंग करने में ही या वहाँ तक पहुँचने में ही हमारा इतना खर्चा हो जाएगा, जो खर्चा का सामान वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। साथ ही साथ कि कितने बड़े सैंपल में कितना मेटल प्रेजेंट है, जैसे कि अगर 100 किलो का सैंपल मिला उसमें हर मेटल होगा, उसमें आयरन भी होगा, उसमें सब होगा, लेकिन उसमें आयरन कितना है ना। अगर उसमें 70% आयरन है तो उसको आयरन का ओर कह दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसमें और मेटल नहीं होंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा अमाउंट में कौन है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबली का मतलब होता है कि आपको अगर कोई मिनरल मिला है उसमें से अगर मेटल को निकाला जा सकता है कम से कम खर्चे में, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे में, तभी उसको हम ओर कहते हैं। तो मैंने इसका लिखा डेफिनेशन, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच, जिनमें से मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन में बढ़ते हैं, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्या होता है मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। जो मेटल्स को हम अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालते हैं या मेटल्स को जो हम सी वाटर से बाहर निकालते हैं, तो एक्सट्रैक्शन होता क्या है एक्चुअली। सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल, जिस प्रोसेस से हम प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इट्स ओर्स। आपको ओर मिला, उस ओर से आपने जो प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, ऑब्टेन किया, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहते हैं, राइट। चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और पहले आप इसका नोट्स लिख लेंगे, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सुनेंगे, ठीक है। आप समझदार हैं, आपको ये पता होगा कि कैसे प्रोसेस आप लगाएं कि आपको समझ में आ जाए। तो पहला काम यह है कि आप इसका नोट लिख लिया करें और तब जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक लाइन को समझें आप, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो है हम बात करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ मेटल्स, राइट, ठीक है। पढ़ लिया हमने कि अर्थ क्रस्ट में मेटल्स होते हैं, लेकिन वो मेटल्स जो हैं अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, है ना, उनका फॉर्म क्या है, ऐसे ही फ्री रखे हुए हैं या कम किसी से कंबाइंड फॉर्म में है, तो डिपेंड करता है। देखो, जो मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, याद है वो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल्स हैं, है ना, जैसे आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ था ना वो लास्ट में, कौन है आगे आओ, यानी कॉपर हो गया, और नीचे आएंगे मरकरी हो गया आगे, वैसे मरकरी की बात नहीं करते, मेन बात करते हैं आगे आओ प्लेटिनम, यानी कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये जो नीचे के जो मेटल्स हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो जो कम रिएक्टिव होता है वो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन द नेचर, वो किसी से मिलेगा नहीं।
मतलब क्लास के अंदर जो ऐसा बच्चा है जो कम रिएक्टिव है वो क्लास में अकेला ही बैठा रहेगा, सिंपल है। ऐसे ही जो मेटल्स बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में हैं वो मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं और वो आपको अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में ही मिलेगा, किसी से कंबाइंड होके नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, नंबर 2, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर हैं, मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, काशीनाथ का माली, ऊपर से ले जाओ तो यानी पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जो मेटल्स टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में हैं दे आर वेरी रिएक्टिव, सो दे आर नॉट फॉर्म्ड इन फ्री स्टेट, वो कभी भी फ्री स्टेट में फॉर्म नहीं होते, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में फॉर्म होते हैं, किसी ना किसी से मिल के रहते हैं हमेशा, दे आर फॉर्म्ड इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वो एलिमेंट्स हैं, वो ऑफ कोर्स जो वो मेटल्स हैं जो कि हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होंगे, वो कभी भी फ्री स्टेट में हो ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। नंबर 3, जो मेटल्स मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में हैं, वो बीच के नहीं, जैसे जिंक हो गया है ना, ऐसे जो बीच में बैठे हुए हैं वो सब बता रहा हूँ आपको कि जो मेटल्स मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ना उतना ज़्यादा रिएक्टिव ना बहुत कम रिएक्टिव, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, है ना। तो अगर वो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, मतलब कि मिडिल रिएक्टिव हैं, तो वो नेचर में 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये तीनों फॉर्म आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, और वो है ऑक्साइड फॉर्म, कार्बोनेट फॉर्म और सल्फाइड फॉर्म, ठीक है। जैसे जिंक है, वो जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, मतलब इस फॉर्म में मिक्स होकर रहेगा, सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में या ऑक्साइड के फॉर्म में। इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा फॉर्म मिलता है, तो आंसर है सबसे ज़्यादा ऑक्साइड फॉर्म मिलता है ना। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करना बहुत ही आसान है किसी भी मेटल के लिए, कोई भी मेटल ऑक्सीजन से काफ़ी ईजिली रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए ज़्यादातर मेटल्स जो आपको मिलेंगे वो ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करके अपना कंपाउंड बनाते हैं और ऑक्साइड के फॉर्म में आपको अर्थ क्रस्ट में मिलेगा। तो ये 3 बातें थी, जो बहुत ही कम रिएक्टिव है वो फ्री स्टेट में मिलता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, और जो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में होता है, जो मॉडरेट रिएक्टिव है, वो भी कंबाइंड फॉर्म में ही मिलता है, लेकिन उसके कंबाइंड फॉर्म क्या हैं वो ध्यान रखेंगे, ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड, ठीक है। तो इस पार्ट में हम यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इसी में एनरिचमेंट ऑफ ओर, और कैसे कैसे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को कंटिन्यू करते हैं, किसी भी मेटल के ओर से किस तरीके से प्योरेस्ट मेटल के फॉर्म में पहुंचा जाता है, इसका कुछ पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।